उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के मामले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और पत्रकार उमेश कुमार की एसएलपी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद त्रिवेंद्र रावत की अर्जी पर सुनवाई अब 4 जनवरी तक के लिए टाल दी गई है। पत्रकार उमेश कुमार की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा वो इस मामले में त्रिवेंद्र रावत सरकार से मिलकर आपसी बातचीत से मामला सुलझाना चाहते हैं, जिसके बाद त्रिवेंद्र रावत के वकील ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। वहीं उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी साफ किया गया है और नई अर्जी दी गई है कि वो इस मामले में पक्षकार बनी रहेगी, यानी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी उसे वापस नहीं लेगी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई होगी और इसके लिए 4 जनवरी की तारीख तय की गई है। आज मामले की सुनवाई के दौरान एक पत्रकार की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो इस पूरे मामले में त्रिवेंद्र सिंह रावत से बातचीत करके अपने स्तर पर इस पूरी समस्या का हल निकालना चाहते हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर का बनाने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए 2 पोर्टल शुरू किए गए हैं। इसके तहत दिल्ली में यूपी इन्वेस्टर समिट के कर्टन रेजर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में इन्वेस्टर्स की सुविधा के लिए 2 पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। उत्तर प्रदेश शासन इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसमें CII और फिक्की इंडस्ट्री पार्टनर की भूमिका निभा रहे हैं। सेरेमनी को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के सपने को साकार करेंगे। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि बीते 5 साल में कई अहम कदम उठाए गए हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर तेजी से अग्रसर है। हमारी सरकार ने राज्य में कानून का शासन स्थापित किया है। अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के माध्यम से हमने अपने इन्वेस्टर पार्टनर्स को औद्योगिक सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया है। उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए धामी सरकार ने आज से चिंतन शिविर शुरू किया है। चिंतन शिविर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के सरदार पटेल सभागार में हो रहा है। शिविर का शुभारंभ सीएम धामी ने किया। शिविर में सीएम पुष्कर सिंह धामी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, राज्य सरकार के सचिव समेत कई अधिकारी शामिल हैं। राज्य के विकास का रोड मैप तैयार करने के लिए सरकार का ये पहला चिंतन शिविर है। चिंतन शिविर में उत्तराखंड के विकास पर मंथन किया जाएगा और 2025 तक उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए तेजी आएगी। शिविर में उत्तराखंड के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर चर्चा की जाएगी। एक डिपार्टमेंट दूसरे में डालता है, दूसरा डिपार्टमेंट तीसरे में डालता है और वो फुटबॉल की तरह बातें घूमती रहती है। एक कहता है साहब फॉरेस्ट वालों ने नहीं करा, वो कहता है ग्राम्य विकास वालों ने नहीं करा, फिर तीसरा कहता है रेवेन्यू वालों ने नहीं करा। वो घूमती चली गई। PWD वालों ने। पूर्व सीएम हरीश रावत की अगुवाई में भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा का आगाज हुआ। उदलहेड़ी से इस यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी शामिल हुए हैं। इसके साथ ही विधायक ममता राकेश, वीरेंद्र जाति, अनुपमा रावत भी इस यात्रा में मौजूद रहीं। इसमें 51 यात्री नियमित रूप से यात्रा के साथ चल रहे हैं, जबकि विधायक और संगठन से जुड़े हुए लोग अलग अलग दिन यात्रा में शामिल होंगे। 25 नवंबर तक भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद पद यात्रा चलेगी। वहीं यात्रा के जरिए कांग्रेस 9 मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। उत्तराखंड की जनता को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। 4 दिन चलने के बाद इस यात्रा का अम्बेडकर जी की मूर्ति धनपुरा में समापन होगा और ये भारत जोड़ो यात्रा का उत्तराखंड एक्सटेंशन है और हम जगह जगह इस तरीके की यात्राएं निकालेंगे और आप देखेंगे कि गांव-गांव से धीरे धीरे कारवां बनते आएंगे और यात्रा आगे बढ़ती जाएगी। मुलायम सिंह यादव की जयंती को समाजवादी पार्टी धरती पुत्र दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर पूरा यादव परिवार सैफई में एकजुट दिखाई दिया।
समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पहली जयंती पर सैफई महोत्सव पंडाल में समाजवादी पार्टी की ओर से आयोजित धरती पुत्र दिवस में शामिल होने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। मंच पर अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव समेत पूरा मुलायम कुनबा एक साथ नजर आ रहा था। साथ ही मुलायम कुनबे के साथ तमाम साथी और कई कवि साहित्यकार भी मंच पर मौजूद रहे। सीएम योगी ने भी ट्वीट करके मुलायम सिंह यादव की जयंती पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी है। किसी भी क्षेत्र में अगर हम उठा करके देखें, नेताजी ने ऐतिहासिक काम किए हैं, उस ऊंचाई तक ले गए जिसकी हम और आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। फौज के लोग वो जानते होंगे, नेताजी जब डिफेंस मिनिस्टर बने उस समय जो शहीद फौजी होते थे उन्हें सम्मान नहीं मिलता था, वो घर पूरे सम्मान के साथ नहीं आते थे। बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी हेट स्पीच मामले में फंस गए हैं। मेरठ में कार्टूनिस्ट का सर कलम करने वाले पर याकूब कुरैशी ने 15 साल पहले 51 करोड़ के इनाम की घोषणा की थी। याकूब कुरैशी ने 2006 में एक सभा के दौरान डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने वाले को 51 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। इस मामले में याकूब कुरैशी पर मुकदमा दर्ज हुआ था। चार्जशीट भी तैयार की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मेरठ पुलिस ने अब हेट स्पीच के मामले में याकूब कुरैशी के खिलाफ केस डायरी दोबारा से तैयार कर ली है और चार्जशीट फाइल करने की तैयारी की जा रही है। 1000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति के मालिक याकूब कुरैशी इन दिनों फरार हैं। याकूब पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। भगोड़ा घोषित किया गया है। याकूब कुरैशी पर अवैध रूप से मीट प्लांट चलाने का आरोप है। याकूब कुरैशी हेट स्पीच मामले में फंस गए हैं। मेरठ में कार्टूनिस्ट का सर कलम करने वाले पर याकूब कुरैशी ने 15 साल पहले 51 करोड़ के इनाम की घोषणा की थी। इस मामले में एफआईआर तो हुई, लेकिन शासन में इसकी केस डायरी खो गई। लेकिन अब मेरठ पुलिस ने यही केस डायरी दोबारा तैयार कर ली है और जल्द ही चार्जशीट लगाने के बाद इसे अनुमति के लिए शासन को भेजा जाएगा। यानी याकूब कुरैशी एक बार फिर कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं। अलीगढ़ के एएमयू कैंपस में लावारिस खड़े वाहनों को लेकर बीजेपी सांसद ने एसएसपी को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद ने अपने पत्र में लिखा है कि शहर में होने वाले अपराध में भी इन वाहनों का प्रयोग हो सकता है। उन्होंने पूछा कि लावारिस गाड़ियों को एएमयू ने पुलिस को अब तक क्यों नहीं सुपुर्द किया। सांसद सतीश गौतम ने 15 दिन के अंदर एसएसपी को इस बारे में हुई कार्रवाई से अवगत कराने को कहा है। यूनिवर्सिटी मेरे संज्ञान में आया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर हजारों की तादाद में वाहन खड़े हैं दुपहिए, जो कि अलीगढ़ में अपराध भी हो रहे हैं। वो कौन से वाहन हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े हैं? इस पर एएमयू के प्रॉक्टर ने कहा कि इन गाड़ियों को लेकर हमने पुलिस को भी एक लेटर लिखा है और पुलिस के हिसाब से आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कानूनी प्रक्रिया है, हम उसके हिसाब से इनका डिस्पोजल कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उसको हमने पत्र भी लिखा। मेरठ में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में छात्र छात्राओं को उर्दू पढ़ाने और लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी गीत गाए जाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में खलबली मच गई। स्थानीय लोगों ने इस मामले की शिकायत सांसद और डीएम से की है, जिसके बाद अब डीएम ने जांच के आदेश दिए। मामला मथुरा ब्लॉक के आदर्श प्राथमिक विद्यालय बहरोड का है, जहां पर छात्रों को प्रार्थना सभा के दौरान उर्दू की दुआ पढ़ाई जा रही थी। इसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद मामला डीएम तक पहुँच गया। डीएम ने इस मामले की जाँच बीएसए को दे दी है। अब जांच कर ये पता लगाया जाएगा कि क्या किसी ने सिलेबस के विपरीत जाकर अन्य किताबें पढ़ाने की कोशिश की है या फिर किसी साजिश के तहत ये किया जा रहा है। नहीं, देखिए, अभी मेरे संज्ञान में आया जिसमें कुछ वीडियो वायरल का है, जिसमें ये बताया गया है कि उर्दू की प्रार्थना या उर्दू की बुक्स पढ़ाई जा रही है। तो मैंने वो बीएसए को भेजा है और उसमें जांच करवाएंगे और नियमितता जो भी चीज़ अनुमन्य नहीं है, अगर कोई उस चीज़ को करता है तो फिर उसमें उसी हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। संजीत अपहरण हत्याकांड की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई की टीम कानपुर में है। सीबीआई इस मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है।
चर्चित संजीत हत्याकांड में सीबीआई टीम कानपुर पहुंची और बर्रा थाने में कई घंटों में पूछताछ की गई। 2020 में संजीत के दोस्तों ने उसकी अपहरण करके हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे प्रकरण पर बड़ा हंगामा हुआ था। सरकार ने पूरे मामले की जांच की सिफारिश सीबीआई से की थी, जिसके बाद से इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है और इस दौरान टीम के अधिकारियों ने केस के जांच अधिकारी आरोपियों के बयान दर्ज कर लिए हैं। साथ ही केस से संबंधित सभी दस्तावेज लिए गए और घटनास्थल को भी देखा गया था। टीम ने जिस फोन पर कॉल करके संजीत के पिता से 30 लाख की फिरौती मांगी गई थी, उसके बारे में भी जानकारी जुटा ली है। लैब टेक्नीशियन संजीत यादव अपहरण हत्याकांड की गुत्थी कहीं न कहीं उलझती जा रही है। अगर बात की जाए, इसमें जहां एक और पुलिस ने जांच की और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा गया, सीबीआई ने इसकी एक बार फिर से जांच शुरू कर दी है। और आज सीबीआई की टीम यहाँ इस वक्त बर्रा थाने में मौजूद है। आप देख सकते हैं इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम बर्रा थाने में मौजूद है। बर्रा थाने में दस्तावेज मिलान कराया जा रही है। लखनऊ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक जूनियर छात्र ने धमकी देकर नर्सिंग की छात्रा का अश्लील वीडियो बना लिया। आरोपी युवक ने छात्रा के वीडियो को अपने पिता को भेज दिया। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आरोप है कि युवती को व्हाट्सएप कॉल कर प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से अपना नाम लिखने के लिए मजबूर किया जा रहा था। पूरी घटना को रिकॉर्ड किया गया है और इस पूरे मामले में युवती के घर वालों ने माल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने बताया कि पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। राजधानी लखनऊ में हैवानियत का हैरतअंगेज करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने अपनी परिचित लड़की को डराया, धमकाया और कभी संबंधों का हवाला भी दिया। वीडियो कॉल में कुछ ऐसा करवाया कि मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया है। युवक ने उस युवती से उसके निजी अंगों पर ब्लेड चलाने को कहा। युवती ने जब ऐसा किया तो उसकी हालत बिगड़ गई। गाजियाबाद डबल मर्डर का मामला सामने आया है। यहां पर गला दबाकर बुजुर्ग पति पत्नी की हत्या कर दी गई। मामला ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र की चर्च कॉलोनी का है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि मृतक इब्राहिम ने 2 शादियां की हुई थी। वो अपनी एक पत्नी के साथ पिछले 15 सालों से इस घर में रह रहे थे। इब्राहिम कबाड़े का काम करता था। उसकी दूसरी पत्नी अलग रहती थी और बच्चे पड़ोस के घर में ही रहते थे। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज तलाश करने की कोशिश कर रही है, जिससे कोई भी सुराग मिल सके। इस मामले की जांच के लिए पुलिस की टीम गठित कर दी गई है। सुबह पुलिस को सूचना मिली थी लगभग 8 बजे के आसपास 112 का माध्यम से एक मोहल्ला में 2 बुजुर्ग संपत्ति लोग का गला दबा के हत्या हुआ और घटनास्थल पर मैं मौके पर आया हूँ। हमारे अधिकारी लोग सभी लोग मौके पर आए, सब देखा है, घटना संरक्षण किया हूँ। उस पर एक मोटिव तो लग रहा है, मेनली हत्या लग रहा है। वहाँ पे कोई सामान वगैरह सब ऐसे पड़ी है। इन लोग दोनों बहुत गरीबी है, इन लोग कबाड़ का काम करता है। आगरा में गैराज चलाने वाले व्यक्ति की बेरहमी से हत्या की गई है। गैराज में उसका शव लहूलुहान हालत में मिला है। मामला शाहगंज थाना इलाके का है। जब परिजन गैराज पहुंचे तो उन्हें तख्त पर खून से लथपथ लाश मिली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस के अनुसार सिर में भारी चीज से हमला करके हत्या की गई है। घटना की जानकारी पर क्षेत्रीय लोग मौके पर जमा हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जल्द ही इस मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। हत्या किसने और क्यों की, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। परिजन से पूछताछ की जा रही है। हत्या का कारण पता किया जा रहा है। यहाँ सागन थाना क्षेत्र में घनश्याम गंजू पुत्र चौक सिंह, इनकी मृत्यु हो गई है। इनका उम्र 38 वर्ष बताया जा रहा है। मालूम पड़ पाया किन लोगों के द्वारा किस मकसद से हत्या की गई? अभी तक तो इस बात को कहना मुश्किल है। हाँ, मौके पे हम लोग पुलिस बल मौजूद है और शांति व्यवस्था कायम है और हम लोग इस बात की जानकारी कर रहे हैं कि घटना कैसे हुई है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्रीम जारी है। मामला गाजियाबाद, गाजीपुर और कानपुर से है, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। गाजीपुर में बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। विभिन्न घटनाओं में शामिल वांछित अपराधी के पैर में गोली लग गई। गोली लग जाने से अपराधी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। कानपुर में पुलिस चौकी से सरकारी पिस्टल, वर्दी, कारतूस चुराने वाले का पुलिस ने एनकाउंटर कर पकड़ लिया।
बदमाश और पुलिस की टीम का आमना सामना हुआ तो उसने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें बदमाश घायल हो गया। बेटा अंडरपास पे चेकिंग बैरियर लगाया गया था और चेकिंग किया जा रहा था। उसी दौरान एक काले मोटरसाइकिल पे 2 संदिग्ध सवार नजर आए। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने अपने मोटरसाइकिल को काफ़ी तेज़ी से मुड़ा करके और भागने का प्रयास किया। जौनपुर में 14 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक के शव को कुएं से निकाला गया बाहर। जवान बेटे की मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मंडियाहू इलाके में बड़ी दुर्घटना हो गई। ट्रैक्टर समेत ड्राइवर और उसका साथी 30 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद साथी को बाहर निकाला, लेकिन ड्राइवर ट्रैक्टर के नीचे गहरे पानी में दबा रह गया। सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस के हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और 14 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक के शव को कुएं से बाहर निकाला गया। बेटे की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कुछ नहीं, मतलब ट्रैक्टर लेके आवत रहा घरे। अरे भैया ट्रैक्टर चलावे नहीं आवत रहा लोग करे। अब के ट्रैक्टर कैसे होके पकड़ाए दे। 2 लड़कियां रहन है। अरे भैया उ लड़कियां दोनों ना बैठे लोग पाड़े पाए से ही हाल है। अब ट्रैक्टर धीरे घुमावे लगा, ना संभाल पाए से यार हम लेके चला गया। अब ये ट्रैक्टर ना के ट्रैक्टर दिखे कोई निकाला है बिना चाबी दे ट्रैक्टर चल। कई जने अंदर है ना? एक कई जने, एक जने निकल गए। काशी तमिल संगमम के अतिथि आज अयोध्या भ्रमण के लिए पहुंचे, जहां धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। 216 मेहमानों के दल ने श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, सरयू आरती स्थल और दीपोत्सव समेत मंदिरों का दर्शन पूजन किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। श्री राम लला के दर्शन के समय रास्ते में रामकोट में स्थित दक्षिण भारतीय शैली पर बने राम लला देवस्थान से पुष्प वर्षा के साथ ही तमिल मेहमानों का स्वागत भी करती हुई तस्वीरें देखी गई। डेलीगेशन के एक मुस्लिम सदस्य ने ये कहा कि अयोध्या आकर ये महसूस हुआ कि ईश्वर एक है और हम सभी उनकी संतान हैं। हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ें अयोध्या में हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारी सनातन परंपरा के नायक हैं। भारत में हम पूरे काशी संगमम प्रोग्राम से यहाँ पर आए। यहाँ पर अयोध्या मंदिर तो देखा है। वो ये पूरे भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बोलने के लिए ये अच्छा प्रोग्राम मोदी जी योगी जी तो बना लिया। हम लोग का बहुत खुश हो गया, ऐसे ही अजमल खान जी बोल रहा है।